हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किरण की सास वीना बहुत ही चटोरी थी। उसे हर वक्त कुछ ना कुछ खाना बहुत अच्छा लगता था। अपनी बहू से काफी अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाकर वो खाती रहती। ऐसे ही एक दिन वह अपनी बहू से कहती है, बहू, आज मेरा आम की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम खाने में जरूर बनाना, ठीक है? जी माँ जी, जरूर बना दूंगी। साथ में छोले भटूरे भी बना लेना, खूब तीखे और चटपटे से। अपनी सास के कहने पर किरण कुछ ही देर में सब कुछ बनाकर अपनी सास को लाकर देते हुए कहती है, लीजिए माँ जी, आपके छोले भटूरे और आम की खट्टी मीठी तीखी चटनी। हाँ, ला जल्दी से, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। वाह, क्या स्वाद है, आज तो मजा ही आ गया। किरण के हाथों से पकवान वीना बड़े मजे से खा रही होती है कि तभी वहाँ उसका बेटा दीपक और पति हीरा लाल आते हैं और वीना को चटकारे लेकर खाता देख उसका पति हीरा लाल बोलता है, हाँ, तुम्हें तो मजा ही आएगा ना इतना तीखा जो खाती हो। ऐसे ही कई दिन बीतते गए और ये सब ऐसे ही चलता रहा। सास काफी तरह तरह के भोजन बनवाया करती और बहू बनाया करती और सबको खिलाती। ऐसे ही एक दिन दीपक आते ही किरण से कहता है, तुम ये सही नहीं करती हो यार। ये जो तुम माँ को रोज रोज चटपटा खाना खिलाती हो ना, इससे कितना नुकसान होता है पता भी है कुछ तुम्हें? पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो क्या, माँ तो पिताजी की भी नहीं सुनती। हाँ बेटा, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने भी देखा बहू को, ये तेरी माँ को कम नमक मिर्च वाला खाना देती है तो वो खाती ही नहीं है। ये सुनकर वीना आकर कहती है, अरे अब क्या हो गया जो सबको मेरे खाने से दिक्कत हो गई? अरे नहीं माँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है आपके खाने से, पर आपको पता है इतना मिर्च मसाला खाने वाले को पेट की बीमारी हो जाती है। अरे ऐसा क्या देखा है तुम जो इतना डर रहे हो? भला खाने से भी कोई बीमारी हो जाती है? हाँ माँ हाँ, मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था तो देखा कि उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तो मैंने जब पूछा तो बता रहे थे कि उसकी माँ का पाचन तंत्र खराब हो गया, बहुत ज्यादा तीखा खाने की वजह से। अरे बेटा, तुम क्यों इतना डर रहे हो? मैं तो घर का बना हुआ खाना खाती हूँ, कौन सा बाहर का खाती हूँ। तुम इतना डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, इसको तो कुछ समझाना ही बेकार है। बेटा तुम रहने दो इसे अपने हाल में। एक दिन किरण की माँ की तबीयत खराब होने के कारण किरण को मायके जाना पड़ गया और उसके साथ उसका पति दीपक भी चला गया। वीना और हीरा लाल ये दोनों ही अब घर में अकेले थे, जिसके कारण वीना को खुद ही खाना बनाना पड़ा। तो हीरा लाल वीना से कहता है, वीना, आज तो साधारण सा ही खाना बनाना तुम, और हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, ठीक है ना? अरे क्यों? मैं ये बीमारों वाला खाना नहीं खाऊंगी, मुझसे नहीं खाया जाता। इतना बोलकर वीना बाहर जाकर टिक्की और बर्गर खाकर घर आती है और आकर आराम से सो जाती है। शाम होने पर वीना रसोई में काम कर रही होती है। तभी हीरा लाल उसे कहता है, अरे वीना, कहाँ हो तुम? जरा एक कप चाय तो पिला दो। अरे हाँ, लाती हूँ। सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि समोसे भी खाओ, पुदीने और मिर्च की चटनी के साथ। अरे इतना भारी खाना भला कौन खाएगा? और तुम्हें इतना समय मिल भी गया समोसे बनाने का? अरे ना, मैंने नहीं बनाए, मैं तो सामने हलवाई से लेकर आई हूँ। अब खा भी लो। ना, रहने दो, तुम ही खाओ, मुझे तो बस चाय ही दे दो। हाँ, लो तुम भी। ऐसे ही डरते हो, कुछ नहीं होता। मुझे देखो, कभी कुछ हुआ? मैं तो हमेशा खाती हूँ। हाँ, तुम तो बहुत मजबूत हो ना जैसे। अब दाल चावल और रोटी भी बना लेना, मैं तो वही खाऊंगा। ठीक है, बना दूंगी। रात के समय वीना हीरा लाल को तो साधारण खाना बनाकर दे देती है, पर खुद बाहर जाकर खाती है। ऐसे ही एक दिन वह सब्जी लेने मार्केट गई थी। उसको वहाँ पर पानी पूरी वाला दिखाई देता है तो वो बिना खाए नहीं रह पाती और घर आते ही उसे उल्टियाँ आने लगती है। ये देखकर उसका पति कहता है, अरे क्या हुआ तुमको? तुम तो मार्केट गई थी ना, तो अचानक ये उल्टियाँ क्यों कर रही हो? चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। हीरा लाल अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर देखिए ना, मेरी पत्नी को अचानक बहुत उल्टी होने लगी हैं, रुक ही नहीं रही। कहीं इन्होंने बाहर का खाना तो नहीं खा लिया जिसके से इनको उल्टियाँ हो रही हैं? पता नहीं डॉक्टर, अब तो आप ही कुछ बताओ। देखता हूँ टेस्ट करके। अरे हाँ डॉक्टर साहब, मैंने बाजार में ठेले पर से पानी पूरी खा ली थी
पर आप मुझे जल्दी से दवा दे दीजिए ताकि ये उल्टियाँ बंद हो। ठीक है, दवा तो आप ले लीजिए, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा बाहर का नहीं खाना। ठीक है डॉक्टर साहब। ऐसे ही वीना कुछ दिन तो हल्का फुल्का खाना खाती है, लेकिन उसे आराम पड़ते ही वह फिर से बाहर का खाना खाना शुरू कर देती है। एक दिन की बात है, वो बाजार में थी, तभी उसे टिक्की वाला दिखाई देता है, तो वो वहाँ काफी टिक्कियाँ खाती है, काफी सारा पानी भी पीती है, और फिर रास्ते में ही उसे फिर से उल्टियाँ आने लगती है और कुछ दूर चलकर ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। बाजार के लोग उसके आसपास घेरा बना लेते हैं। तभी वही डॉक्टर साहब कहीं से जा रहे होते हैं कि उनकी नजर भीड़ में बेहोश पड़ी वीना पर पड़ती है और वो कहते हैं, अरे ये तो वही है जो कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी इलाज करवाने के लिए। ये ऐसे क्यों गिरी पड़ी है? चलो मैं इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ और इसके पति को भी बुला ले। डॉक्टर साहब वीना को हॉस्पिटल ले आते हैं और हीरा लाल को भी खबर करते हैं। कुछ देर में हीरा लाल हॉस्पिटल आकर डॉक्टर से कहता है, नमस्ते डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरी पत्नी वीना और उसको क्या हुआ है? आइए, ये रही आपकी पत्नी। और ज्यादा बाहर का खाने के कारण इनकी पेट की आंतों की खराबी हो गई है और इनका पाचन तंत्र भी खराब हो गया है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? हम सबने कितना समझाया था इसको, पर इसने कभी किसी की सुनी ही नहीं। अब तो बस एक ही इलाज है, ये समय समय पर दवा खाएं और बाहर के खाने को हमेशा के लिए भूल जाए। अरे डॉक्टर, तो क्या मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकती? अरे ऐसा नहीं है, ठीक तो आप हो जाओगे, और फिर भी मसालेदार खाना और तला हुआ खाना खाने से बचें। अगर खाओगे तो फिर बीमार हो जाओगे। ये सुनते ही वीना बहुत निराश हो जाती है और वहाँ दूसरी तरफ दीपक और किरण भी अपनी सास की बीमारी की खबर सुनते ही घर आते हैं और घर आते ही किरण वीना से कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी और आपको बहुत ही जल्दी ठीक कर दूंगी। लेकिन बहू, डॉक्टर का तो कहना है कि मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकती। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। अगर हम सही समय पर इलाज करें और साथ में अपने खाने पीने का ख्याल रखें तो हम काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। तुम सच कह रही हो बहू? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ माँ जी, ऐसा ही है। आप विश्वास रखिए और कभी निराश मत होइए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अरे बहू, तुम कहती हो तो मैं भरोसा कर लेती हूँ, नहीं तो डॉक्टर की बातों से तो मुझे लगा था कि मैं अब कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगी। नहीं माँ जी, डॉक्टर सही कह रहे थे, क्योंकि ठीक हो जाने के बाद भी आपको अपना ख्याल रखना होगा। ठीक है बहू, मैं तो पहले से ही अपनी गलतियों की सजा भुगत रही हूँ, पर मेरी आज समझ आ गया कि हमें अपनों की बातों को सुन लेना चाहिए। हाँ माँ जी, वो तो है, पर कोई बात नहीं, अब तो आप समझ गई है ना, इसलिए आगे से ऐसा मत करना। माँ, मैं इसी बात से डर रहा था और इसीलिए आपको समझा भी रहा था, पर कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखिए, जल्द ही ठीक हो जाओगे आप। अरे हाँ बेटा, तुम सब सही कह रहे हो। मैंने पहले ही तुम सबकी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भी संभल जाओ आगे के लिए। हाँ वो तो है, अब मैं ख्याल रखूंगी और दवा भी समय से खा लूंगी। आप सब चिंता मत कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको भी कितना परेशान होना पड़ा। इस तरह से चटोरी सास को अपने चटोरेपन से होने वाले नुकसानों का पता चलता है और अब वो कभी भी चटोरापना नहीं करती, बल्कि वो सबको बताती कि ज्यादा चटपटा खाना खाने से नुकसान भी होते हैं। राधिका अपने हाथ में एक लेटर लिए अपनी बॉडी के टैटू को देखकर फूट फूट कर रो रही होती है और रोते रोते खुद से कहती है, राधिका, ये तूने क्या किया? इस शहर में तू अपने सपने लेकर आई थी और ये सब करने लग गई। माँ कितने गर्व से कहती थी कि मेरी बेटी आर्मी से एक ऑफिसर बनके लौटेगी और तूने ये टैटू बनवा लिए। आज अगर ये तेरा टैटू ना होता तो शायद तेरा सिलेक्शन हो चुका होता। तभी उसके गांव से उसकी बचपन की दोस्त मीरा का फोन आता है। राधिका अपने आंसू पोंछकर मीरा का फोन उठाती है और मीरा बोलती है, हाँ राधिका, तेरा सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं यार, मुझे होल्ड पर रखा है क्योंकि मेरी बॉडी पे बहुत सारे टैटू है ना। ओह, ये तो होना ही था यार। तो तूने ये टैटू बनवाया ही क्यों? तुझे पता है ना, सरकारी नौकरी में यह सब नहीं चलता। क्या बताऊँ यार? बोल ना, बात क्या है? तू कुछ तो छुपा रही है, बता। ठीक है, सुन फिर। राधिका दिल्ली में अपना आर्मी में भर्ती होने का सपना लेकर आई थी। ये शहर राधिका के लिए नया था।
ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात बस में एक आमिर नाम के लड़के से होती है। दोनों कुछ ही देर बातें करते हैं और पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और राधिका और उस लड़के के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब वो अपने सपने को पीछे छोड़कर बस आमिर में ही खोई रहती थी। ऐसे ही एक रात वो आमिर को कॉल करती है और उससे कहती है, हाय, क्या कर रहे हो? तुम्हें याद। ओह, अगर याद आ रही थी तो फोन कर लेते। अरे पागल, जैसे ही फोन उठाया करूं, मगर इससे पहले तुम्हारा फोन आ गया। कोई नहीं, मैं करूँ या तुम करो, बात तो एक ही है। और वैसे हम कब मिल रहे हैं? क्यों, कुछ खास है क्या? हाँ, बस मुझे ना किसी को प्रपोज करना है। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? जान लेना वक्त आने पर। अच्छा जी, तो आप ही बता दीजिए कब मिल रहे हैं हम? कल ही मिले। हाँ ठीक है, मगर एक दिक्कत है, मैं इस शहर में नई हूँ तो मुझे ज्यादा रास्ते नहीं पता है। अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम इस शहर की नहीं हो, मगर मैं तो हूँ। मैं कल सुबह 11 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। हाँ ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम्हारे रहते मुझे क्या ही दिक्कत होगी। ये हुई ना बात। ऐसे ही अगली सुबह राधिका उठकर अपने लिए चाय बनाती है और नाश्ता करने के बाद तैयार होकर आमिर का वेट करती है। थोड़ी ही देर के बाद आमिर अपनी बाइक लेकर राधिका के घर के बाहर आ जाता है और राधिका को बाइक पर बिठाकर ले जाता है। बाइक पर बैठे बैठे आमिर उससे कहता है, वैसे सच में आज तो माल लग रही हो। क्या? मतलब कमाल लग रहे हो। जी शुक्रिया। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो। हाँ, बस झूठ बोलना आता है तुम्हें। अरे सच में डफर, अच्छे लग रहे हो। थोड़ी ही देर के बाद पार्क के पास आमिर बाइक रोक देता है और दोनों उस पार्क में एक साथ जाते हैं, जहां आमिर अपने घुटनों के बल बैठकर राधिका को प्रपोज करता है और कहता है, राधिका, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या ये जल्दबाजी है? क्या मैं सच में आमिर से प्यार करती हूँ? बोलो यार, नहीं बोला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आमिर, यार ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। तभी आमिर चेस्ट की साइड से अपनी शर्ट हटाकर राधिका को उसके नाम का टैटू दिखाता है, जिसे देखकर राधिका बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि आमिर सच में उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे हाँ बोल देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों आए दिन एक दूसरे से मिला करते। ऐसे ही एक दिन आमिर राधिका दोनों घूमने जाते हैं कि तभी आमिर राधिका से कहता है, अच्छा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? इतना कि उसको कभी बयां नहीं किया जा सकता। सच में? अगर ऐसा है तो मेरे नाम का टैटू बनवाना होगा तुम्हें। बोलो, वो भी अपने हाथ पर। राधिका उसके प्यार में अंधी हो जाती है और उसके कहने पर उसके नाम का टैटू बनवा लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब जब भी आमिर और राधिका मिला करते तो दोनों ही बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के टैटू बनवाया करते। कभी कलाई पर, कभी पैर पर, कभी कमर पर, तो कभी कंधे पर। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और आमिर अब राधिका को समय देना बंद कर देता है। उससे मिलना भी धीरे धीरे बंद कर देता है, क्योंकि उसकी लाइफ में अब कोई और लड़की आ चुकी थी, जिसकी भनक राधिका को बिल्कुल नहीं थी। मगर वो फिर भी आमिर को फोन करती, उसका फोन बिजी आता था। ऐसे ही एक दिन आमिर खुद उसको फोन करके उससे कहता है, यार राधिका, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। यार अब किसी और के साथ खुश हूँ और आज के बाद मुझे फोन मत करना। अच्छा मजाक बनाया तुमने मेरा। आखिर मुझ में और मेरे प्यार में क्या कमी थी? मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता। इस दिल्ली जैसे शहर में ये सब नॉर्मल है, GF BF बनाना और फिर नई GF बनाना। तुम्हें पता भी है मुझे कितना हर्ट हो रहा है। अरे जाना, कोई दूसरा BF बना ले। मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि हमेशा तेरा BF रहूंगा। कितना घटिया इंसान हो तुम। क्या मिला तुम्हें? मेरी हंसते खेलते जिंदगी बिगाड़ कर। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे और तुमने मेरा और मेरे प्यार का मजाक बना दिया। अगर इतना सब कुछ करना था तो इतने बड़े बड़े झूठे वादे करने की क्या जरूरत थी? अब मैं घटिया हूँ, अच्छा हूँ या जरूरत से ज्यादा अच्छा हूँ, ये तो तुम जान ही गई हो। तो बेहतर यही होगा कि अब तुम अपने रास्ते निकलो और मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। राधिका ये सुनते ही फोन काट देती है
और उसका माइंड इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो अब लगभग आधे बॉडी पर टैटू बनवा चुकी थी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। राधिका इंडियन आर्मी का फॉर्म फिल करती है और कुछ ही समय के बाद उसका एग्जाम होता है जिसे वो क्लियर कर देती है और फिर उसका फिजिकल एग्जाम होता है और वो उसे भी क्लियर कर देती है। लेकिन इस सब के बाद उसका मेडिकल करवाया जाता है जहां उसकी बॉडीज पर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के टैटू होने की वजह से उसे होल्ड पर रख दिया जाता है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद मीरा राधिका से कहती है, किसी को क्या दोष देना इसमें। अच्छा, अभी तुझे होल्ड पर रखा है, मतलब अभी भी तेरे पास एक मौका है। तो यार, तू तो दिल्ली में रहती है, इतने बड़े शहर में, कुछ तो इलाज ढूंढ इस टैटू का। जरा नेट पर तो चेक कर एक बार। हाँ यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मेरी इस गलती की वजह से मेरा सपना अधूरा न रह जाए। राधिका नेट पर टैटू रिमूव करवाने के लिए क्लिनिक ढूंढती है और जब उसे मिल जाता है तो वो उस क्लिनिक पर जाती है। जब डॉक्टर उसके टैटू देखते हैं तो उसे कहते हैं, आपका टैटू रिमूव हो जाएगा, मगर इसको करीबन 5 से 6 सीटिंग देनी होगी और इसमें आपका अच्छा पैसा खर्च होगा। बस आप ठीक कर दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर राधिका का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और राधिका डॉक्टर के पास 5 से 6 सीटिंग लेने के लिए समय समय पर आती रहती है। धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी से सारे टैटूज रिमूव हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर से आर्मी का मेडिकल देती है और इस बार वो क्लियर कर देती है। साथ ही उसे इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया जाता है और वो एक बड़ी ऑफिसर बनकर अपना सपना पूरा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।